If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing, finance, 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 operations, sales, marketing, finance. इस व्यक्ति को कॉल किया है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। प्रकाश जी, उसको देखिए ना, वो पहले वाले यूट्यूब चैनल को जो आप भेजे थे उसमें क्या दिख रहा है? उसमें तो मेरा चेहरा दिख रहा है। चलिए मैं देखता हूँ। चेक कर रहे हैं सब कुछ। रिफ्रेश वाला सर। हाँ, हाँ, तो आपने वेब के नाम करके रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मुझे अपने सिस्टम पे एक्सेस दे सकते हैं क्या? ये वाला जिसमें मैं ले रहा हूँ। जी। हाँ, एनीटेक्स है ना? हम्म। 234 234 987 987 467। 467 चेक कीजिए। आ गया। अभी आप अपना नॉर्मल टीचिंग स्टार्ट कीजिए। प्लस पास ओपन करके अब वो सही आएगा। अच्छा, ठीक है। जी। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। सो ये प्रीवियसली फ्रेम्ड क्लास है जिसमें मैं कल आपको ले रहा था क्लासेस, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मैं ले नहीं पाया। आई होप कि ये क्लासेस यूट्यूब में और ऐप में दोनों में चल रहा होगा। और आप को आवाज़, ऑडियो एंड वीडियो परफेक्टली आ रहा है क्या? एक बार बता देंगे आयुष, रंजन या ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरी ये प्लानिंग है कि आप सबको मैं स्पेशल डायोड्स, जितने भी वैरायटीज़ हैं, आपकी क्वेरी भी थी कि सर सारे स्पेशल डायोड्स कवर कर दीजिए, तो जितने भी वैरायटीज़ के स्पेशल डायोड्स हैं वो सारे स्पेशल डायोड्स मैं आज इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डायोड्स उठाएंगे और उसके बारे में जो भी कुछ चीज़ें पूछी जाती है वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी मुझसे अवेयर है। मेरा नाम शिशिर दास। और वन मोर थिंग, एक सेकंड बस, मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ।
जस्ट वेट ए सेकेंड। ठीक है, एट द एंड हम लोग बाकी चीज़ें देखेंगे। सो स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास, और क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ मेरी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि हम आज स्पेशल डायोड इसको कवर करने वाले हैं। और स्पेशल डायोड की जब ये हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है, सारे लोग कनेक्टेड है, कि जो भी डायोड हम डील करेंगे वो सारे डायोड्स जो है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको जो भी यहाँ पे यूज होगा सारे डायोड जो है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है, मतलब सभी के 2 लेग्स होंगे या फिर 2 पैर होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से स्पेशल डायोड्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको, हालांकि मैंने अपने प्लस क्लास में ये बता चुका है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले वेरेक्टर डायोड, जिसको हम लोग वेरी कैप भी बोलते हैं, ये हम कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा सा है, जल्दी कवर हो जाएगा और आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कोई नॉइस आ रहा है क्या कि सब कुछ क्लियर है? यूट्यूब में सारा विजिबल है जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ? एवरीथिंग इज विजिबल और नॉट? यूट्यूब स्टूडेंट्स, ऐप स्टूडेंट्स एक बार बता देंगे। तो हम करेंगे वेरी कैप या फिर वेरिएबल कैपेसिटर, सबसे पहला चीज जो हम कवर करने वाले हैं। सेकेंडली हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज जीनर डायोड, है ना। ऑडिबल विजिबल सब कुछ प्रॉपर है, तो हम यहाँ पे कवर करेंगे जीनर डायोड। यूट्यूब के स्टूडेंट्स एक बार बता देंगे कि सारा कुछ दिख रहा है क्या आपको क्लियरली? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ऐप स्टूडेंट्स, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, तो हम जीनर डायोड कवर करेंगे। जीनर डायोड के बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट डायोड जो कवर करेंगे, जो भी आप बोलेंगे सारे डायोड्स कवर कर सकते हैं हालांकि, लेकिन हम यहाँ पे जब आगे बढ़े तो हम टनल डायोड भी कवर करेंगे। टनल डायोड, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक। उसके बाद फोर्थ वन हम लोग कुछ स्पेशल डायोड जैसे लाइट एमिटिंग डायोड को कवर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम लोग फोटो डायोड को कवर करेंगे, जिसको हम फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं, सो फोटो डायोड कवर करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, फोटो डायोड के बाद हम सोलार सेल, ये भी एक प्रकार का डायोड है जिससे हम वोल्टेज जनरेट करते हैं, सो वी आर गोइंग टू कवर सोलार सेल आल्सो। और सोलार सेल को कवर करने के बाद नेक्स्ट, ओके थैंक्स, सोलार सेल को कवर करने के बाद हम कवर करेंगे यहाँ पे, या सारा कुछ क्लियर है। और कौन कौन से डायोड्स आप जानना चाहते हैं, आप अपने क्वेरीज भी भेज सकते हैं। शॉर्ट की डायोड ये हम कवर करेंगे, ठीक है। एट्थ पॉइंट में हम लोग पिन डायोड भी कवर करेंगे। शॉर्ट की डायोड्स के बाद हम लोग पिन डायोड भी कवर करेंगे। और कुछ और डायोड्स अगर आपको जानना है तो ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी, तो आप बता सकते हैं कि कुछ और डायोड्स आपको अगर कवर करना है, सो यू कैन सेंड मी द क्वेरी। आप अपने क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं, आई विल डेफिनेटली कवर ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो जो डायोड्स आपके क्वेरीज में है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
so that I can cover those diodes also. ठीक है, आपके queries कुछ है तो I will take those diodes also. I hope कि आप सभी के, हाँ, 9th जो है कुछ queries मेरे पास आए हैं, जैसे कि गन डायोड भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 10th पॉइंट में हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ पे वैक्यूम डायोड, ये हम कवर कर लेंगे, और 11th पॉइंट में हम कुछ पावर डायोड भी कवर कर लेंगे। सो ये हमारा प्लानिंग है और ये ऐसा मैं रन करने वाला, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको ये क्लियर है कि मैं 1 बाय 1 सारे डायोड्स कवर करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यस, सुमन बंसल, रुपेश पांडे एंड अमन वर्मा, सुखदेव, एवरीथिंग क्लियर? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डायोड, जो कि वेरेक्टर डायोड है, और इसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि मुझे सभी के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको मैं कर दिया फुल स्क्रीन, राइट। तो ये वेरेक्टर डायोड को कई बार हम लोग वेरी कैप भी बोलते हैं, या इसको वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी बोला जाता है। कैपेसिटर डायोड भी बोला जाता है, अगर आप नहीं जानते तो ये आपके लिए, ये इसका सेकंड नेम है। ओके, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, ओके, आई विल कवर दिस वन आल्सो। किसको बोलते हैं ये आपको पता चलेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। सो दिस इज पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, ये भी मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। और कुछ? ठीक है। सो फटाफट हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर डायोड के बारे में सारा कुछ जानते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि सिंबल इसका कैसा होगा। जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डायोड के लिए जो हमारे पास एक एरो होता है, सेम वैसे ही बनाते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटर के लिए हम अलग से एक कैपेसिटर इसके एंड टर्मिनल से कनेक्ट करके बनाते हैं। दिस इज नथिंग बट, या अमन, सो दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन। बस इसको वेरिएबल देना है, एक साइन। वेरिएबल के लिए हम एक एरो हेड बनाते, तो एरो हेड मैंने यहाँ पे भी बना दिया। किसमें? कैपेसिटर में, क्योंकि ये वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। तो एक्चुअली ये वोल्टेज को वेरी करने से इस कैपेसिटर की वैल्यू वेरी होती है। तो ये जो वेरी कैप डायोड है, इसका एक्चुअल यूज जो है वो वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर की तरह है। वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर की तरह है, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर की तरह है। इसका मतलब है कि अगर आप वोल्टेज को वेरी करेंगे तो आपका कैपेसिटर की वैल्यू वेरी होगी। सिंपल सी बात है, वोल्टेज को वेरी करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू वेरी होगी। इसका मतलब है हम जिस डायोड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये डायोड जो है वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। सो यहाँ पे डायोड का जो मेन यूज है, यूज क्या है इस डायोड का? इसका यूज है कैपेसिटर की तरह बिहेव करना। कैसा? कैपेसिटर की तरह बिहेव करना। अब आपको क्या ये पता है कि ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, तो कैपेसिटर का बिहेवियर जब भी हम समझना चाहें तो कैपेसिटर बिल्कुल सिंपल है। इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। कितनी ताकत इसमें है उसको हम लोग कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैपेसिटेंस क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो इसमें चार्ज के वैल्यू में कितनी बदलाव आएगी। दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस। आप कभी भी कैपेसिटेंस के बारे में सोचना चालू करें तो आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं एक पैसिव एलिमेंट है कैपेसिटर, तो एक्चुअली में कि मैं जब भी कैपेसिटेंस को समझना चाहूँगा तो किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटर में मैं वेरी करूँगा वोल्टेज को, और वोल्टेज को वेरी करने से चार्ज के एक्यूमुलेशन में, चार्ज के जमाव में क्या चेंज आता है, दैट इज नथिंग बट द कैपेसिटर। कैपेसिटर उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वोल्टेज को वेरी करने से चार्ज में क्या बदलाव आता है, डेट इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस। तो ये एक नॉर्मल डायोड से भी फ्रेम किया जा सकता है और ये एक स्पेशल डायोड से भी फ्रेम किया जाता है जिसको हम वैरेक्टर डायोड बोलते हैं। तो अगर मैं एक डायोड को यहाँ पे बना के दिखाऊं तो आप डायोड के बारे में कितना जानते हैं वो भी यहाँ पे बताइएगा ताकि मैं आपको कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर पाऊं। तो ये है मेरे पास एक डायोड और ये उसके 3 अलग अलग रीजन्स हैं। ये 3 रीजन किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले हम इसको बोलते हैं दिस इज पी रीजन, उसके बाद जो दूसरे पार है दिस इज एन रीजन, और सबसे प्रमुख रीजन जो है वो ये वाला है जिसको हम डिप्लीशन का विड्थ बोलते हैं, जिसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ये जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे कौन एग्जिस्ट करता है? अगर आप देखेंगे तो पी रीजन में हमारे पास नेगेटिव आयंस के साथ होल्स, नेगेटिव आयंस के साथ होल्स, नेगेटिव आयंस के साथ होल्स, फटाफट समझेंगे, नेगेटिव आयंस के साथ होल्स। लेकिन खास बात यह है कि डिप्लीशन रीजन में हमारे पास होल्स मिसिंग होता है क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशन में एंड हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग पॉजिटिव साइड में एन साइड में जाए तो एन साइड में हमारे पास पॉजिटिव आयोन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स, 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 और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव आयोन्स ही एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कोई पूछे कि सर ये जो आपने बनाया है ये क्या चीज है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये भाई साहब ये डोनर एटम्स है। क्या है? ये डोनर एटम्स है। और अगर कोई पूछे कि ये यहाँ पे जो बनाया है ये क्या है, तो आई विल टेल दी कि ये आपके पास एक्सेप्टर एटम्स का है। एक्सेप्टर एटम्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? नेगेटिव आयंस और होल्स। और डोनर एटम्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब ये जो रीजन है छोटा सा, ये रीजन कहलाता है आपका डिप्लीशन रीजन। यहां से यहां तक ये डिप्लीशन रीजन है। अब डिप्लीशन रीजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे आयोन्स है। तो यहां पे आपके पास आयोन्स का रीजन है, ये रीजन जो है वो आयोन्स है। ठीक है। तो ये जो रीजन है ये रीजन आपका न्यूट्रल होता है। ये रीजन न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? आप देखिए यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या सर? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, एकदम साफ सुथरा बात। और इसका चार्ज दिख ही रहा है कि सर ये पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये जो रीजन है ये आपका क्या कहलाया? न्यूट्रल रीजन। ठीक है। और ये जो रीजन है ये रीजन भी आपका क्या कहलाया सर? न्यूट्रल रीजन। वाई न्यूट्रल? बिकॉज यहां पे आपके पास नेगेटिव आयोन्स के साथ होल्स है, और जब आप नेगेटिव आयोन्स की बात करेंगे तो ये जो नेगेटिव आयोन्स आपने यहां पे बनाया है इसका चार्ज नेगेटिव है, और ये जो होल्स है इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये रीजन भी न्यूट्रल है ऐसा। तो आपके पास चार्ज रीजन कौन सा है? ये वाला। ये स्पेस जो है वो चार्ज है, इसलिए कई बार इसको स्पेस चार्ज रीजन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है और दोनों न्यूट्रल नहीं है। तो ये स्पेस चार्ज रीजन कहलाता है, जिसको हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं और ये स्पेस चार्ज रीजन कहलाता है। अमन वर्मा, अजब गजब, कन्हैया, सभी लोग को क्लियर है? सुमन बंसल, रुपेश पांडे, इधर अर्जुन, राजू, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, बढ़िया है। तो हम जब ये बोल रहे हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के चेंज होने से चार्ज में क्या चेंजेस आ रहा है, सो चेंज इन चार्ज एक्चुअली ये कहलाता है। और यहाँ पे इसके डेनोमिनेटर में हमारे पास चेंज इन वोल्टेज है, चेंज इन वोल्टेज है। जो वोल्टेज के चेंज करने से चार्ज में क्या चेंजेस आ रहा है ये कह रहेगा हमारा कैपेसिटेंस। तो अब ये वेक्टर डायोड या फिर वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर की खास बात ये है कि आप यहाँ पे कॉपी में लिखेंगे बेटा कि ये एक्चुअली रिवर्स बायस में वर्क करता है। कब वर्क करता है? इसको हमेशा रिवर्स बायस में, जो खास खास पॉइंट्स है उसको लिखते रहेंगे। रिवर्स बायस में वर्क करता है तो आपको इसको रिवर्स बायस करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स बायस में वर्क करता है तो रिवर्स बायस करना पड़ेगा। जब आप इसको रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होता है ये ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन बीच में था और दोनों तरफ स्पेस चार्ज, दोनों तरफ हमारे पास न्यूट्रल रीजन था। तो हमने 2 टर्मिनल यहाँ से एक्सटेंड किया था
और इन दोनों टर्मिनल में मैं अगर कोई बायसिंग अप्लाई करता हूं तो रिवर्स बायस करना पड़ेगा। रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर मेरे पास पी रीजन है, ये एन रीजन है, तो आपको एन रीजन को नेगेटिव पोटेंशियल और पी रीजन को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको रिवर्स बायस करेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस करने से ही डिप्लीशन रीजन में चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। सेशन को लाइक करते रहेंगे बढ़िया तरीके से, तो इससे क्या होगा, आपको मैं डेली मिलूंगा और डेली नए नए ज्ञान दूंगा, है ना, आपके काम आएगा काफी सारे तरीकों से। नेगेटिव आयंस और होल्स थे, यहाँ पे नेगेटिव साइन और होल थे, नेगेटिव आयन विथ होल, नेगेटिव आयन विथ, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आयंस थे, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयंस थे, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस विथ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस विथ इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और ये वोल्टेज लगाया, नेगेटिव पॉजिटिव और ये आपने वोल्टेज लगाया, ठीक। तो अब क्या है, ये वोल्टेज जो है आपने रिवर्स बायस का वोल्टेज लगाया है। रिवर्स बायस वोल्टेज लगाने से क्या होता क्या है, आप अगर ध्यान देंगे तो रिवर्स बायस वोल्टेज लगाने से ये जो पॉजिटिव है, ये आपका इलेक्ट्रॉन से जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और सिमिलरली ये जो आपका होल्स है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये इस डायरेक्शन में हो जाता है, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के अवे, जंक्शन के बाहर की ओर मूव कर रहे हैं, और होल्स जो है वो भी जंक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा कि यहां से होल्स खत्म हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले रहा है, और नेगेटिव चार्ज होल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसको अपनी ओर ले रहा है। एक्चुअली में इसका मेन रीजन तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। इसका मेन रीजन है कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इस डायरेक्शन में मूव करते हैं इस वायर के थ्रू, और ये जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंटर करते हैं तो ये होल्स का सपोर्ट लेते हैं और होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो होल्स क्या है, एक वेकेंट स्पेस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समा गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस होल्स में समाने के लिए यहां से नहीं निकला था। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में पॉजिटिव के पास जाने के लिए निकला था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर की ओर निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आना चाहता है, इसीलिए वो नेगेटिव टर्मिनल से एमिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव टर्मिनल से एमिट हुआ है तो ये जब रिकम्बाइन ये किसी होल से हुआ या फिर होल्स के अंदर जब ये समा गया, तो इसका फाइनल डेस्टिनेशन ये होल के अंदर समाना नहीं था। इसका फाइनल डेस्टिनेशन ये था कि इलेक्ट्रॉन्स और आगे बढ़ना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स और आगे बढ़ना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स और आगे बढ़ना चाहता है, और अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज के पास आना चाहता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे वायर में सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, क्योंकि ये जो वायर है ये कंडक्टर से बना है, और कंडक्टर में कभी भी होल्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए पूरे कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। मेटल या फिर कंडक्टर में कभी भी होल्स एग्जिस्ट नहीं करता, मेटल या फिर कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ही आपको दिखेगा। लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर में आपको इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो अब जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ जा रहा है, तो आप अगर सेमीकंडक्टर को ध्यान से पढ़े हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरफ है तो हम ये लेके चलते हैं कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट हो रहा है। कितने लोगों को यह बात पता है? यूट्यूब और ऐप दोनों में बताएंगे, सर आई नो दिस थिंग्स, है ना। राजू को पता है, और किसको पता है? यस, एनीवन दोज हु नोज दिस थिंग्स, कि जिस डायरेक्शन में भी आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, हम सेमीकंडक्टर में ये लेके चलते हैं कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए होल्स को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर के अंदर आपको जब भी मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना, अगर वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो आपको होल्स का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। तो बस बात यही है कि इसी वजह से हमने यहां से होल्स को रिमूव कर दिया और हमने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा था और होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपके पास ऐसा था, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। तो अल्टीमेटली आप अगर देखेंगे
तो यहाँ पे इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं बचेगा, क्योंकि सारे जो है वो डिप्लीशन रीजन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि डिप्लीशन रीजन जो है उसका विड्थ जो है वो बढ़ चुका है, यहाँ पे भी डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ चुका है। डिप्लीशन रीजन जो कि सिर्फ और सिर्फ आयोन से बनता है, वो आयोन्स की क्वांटिटी इस एरिया में बढ़ चुकी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवे चला गया, होल्स अवे चला गया। तो अल्टीमेटली इस रीजन में डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो कि पहले इतना था, अब वो बढ़ के उससे ज़्यादा हो गया है। और आपको ये दिख रहा होगा कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ ये बढ़ते हुए ऐसा या फिर इतना हो गया है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ गया। तो सर डिप्लीशन रीजन के विड्थ बढ़ने से क्या हुआ? तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं फटाफट से, और हम समझते हैं कि एक डायोड में जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो डायोड का कैपेसिटर किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, एक स्टेप ग्रेडेड में। ठीक है, स्टेप ग्रेडेड नई तरीके से मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कैपेसिटेंस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो आप किसी भी कैपेसिटर जो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मान लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स है। ऐसा आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और ये आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स है और आप यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको ये पता होगा कि जिस तरफ आपने नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज लगाया है वो पर्टिकुलर प्लेट एक नेगेटिव चार्ज ले लेता है, और जिसमें आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। इसके पीछे भी ये जो प्लेट है ये एक्चुअली में इनिशियली न्यूट्रल होता है। शुरुआत में ये न्यूट्रल होता है क्योंकि ये कंडक्टर से बना है और कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन जब आप ये सब वोल्टेज लगाते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये भी न्यूट्रल है, ऐसा नहीं कि ये चार्ज है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी एक कंडक्टर है। पैरेलल प्लेट कंडक्टर से बनता है, ये भी एक कंडक्टर है या फिर मेटल। अभी तो हम लोग सेमीकंडक्टर में इसी चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि जो नेगेटिव टर्मिनल वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंजेक्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इंजेक्ट हुए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से ये न्यूट्रल जो है वो अब एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंटर किए। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये न्यूट्रल था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बाहर आते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक मीडियम है जिसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो मीडियम है ये डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है। ये डाई इलेक्ट्रिक और कुछ नहीं, ये एक इंसुलेटर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू अलाउ नहीं करता जाने के लिए। तो ये दिस मीडियम इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, दिस इज एक्चुअली एन इंसुलेटर। तो जो पोलराइज्ड इंसुलेटर होते हैं उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो आप इसके थ्रू कोई भी चार्ज कैरियर चार्ज को जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स को पास नहीं कर सकते इस डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो ये पोलराइज्ड इंसुलेटर होते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से बाहर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स जो एक कंडक्टर में थे वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। तो नेगेटिव चार्ज के बाहर आने से, क्योंकि ये न्यूट्रल था, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर थे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन जाते हैं। न्यूट्रल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बराबर थे। एक्चुअली में एक कंडक्टर है तो मैं होल्स की कल्पना यहाँ पे नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर थे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो बस यहाँ पे भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम जब कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम परमिटिविटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे लिखते हैं डेट इज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, जो कि यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच का विड्थ है, ये हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यही चीज यहाँ पे भी है।
यही चीज यहाँ पे भी है कि ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरियां जो है वो W से रिप्रेजेंट हो रहा है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसीलिए ये जो है ये W से रिप्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पे सर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? ये पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है भाई। जैसे कि मैंने बोला कि ये डाइलेक्ट्रिक है लेकिन ये पोलराइज्ड होता है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है कि एक तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि ये पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है, इसीलिए यहाँ पे भी सेम वही तरीके का चीज होता है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस विल बिकम पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे भी सेपरेशन हो जाता है। वेल डन राजू। तो ये जो W है, W, इस W के बारे में अगर हम लोग सोचे तो इसका एक फॉर्मूला है जो हम डायोड में डिराइव करके निकालते हैं। ये फॉर्मूला क्या है बेटा? ये फॉर्मूला है रूट ओवर, कितने लोगों को याद है? हैंड रेस करेंगे। कितने लोगों को याद है? हैंड रेस करेंगे बेटा। तो ये जो W है ये होता है ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई Q, और उसके साथ हम लिखते हैं दिस इज 1/ND प्लस 1/NA, और इसके साथ होता है आपके पास यहाँ पे जंक्शन का वोल्टेज जो भी आपने यहाँ पे फील किया है, ठीक है। अमन वर्मा को याद है, ठीक है। निर्मल चौधरी को याद नहीं है। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप याद करो कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ निकालने के लिए हमको इन सब क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हर एक चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन यही चीज में डेरिवेशंस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आपको अगर जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर आप पूरा बेहतरीन बता दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए मैं पूरा बेहतरीन आगे बता दूंगा। लेकिन अभी जिस टारगेट को लेके चल रहा हूँ उस टारगेट को पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन है ये आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक। और ये जो है ये एप्सिलॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप डाइलेक्ट्रिक जो भी यूज़ करेंगे उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे जो मेरा मीडियम है वो सिलिकॉन है ना, क्योंकि सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर बनता है, तो हम यहाँ पे सिलिकॉन की परमिटिविटी को यूज़ करेंगे। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻14 फेरेड पर सेंटीमीटर होता है। और ये जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है उसके साथ आपको रिलेटिव परमिटिविटी, जिस भी मीडियम को आपने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने सिलिकॉन को यूज़ किया है तो सिलिकॉन की रिलेटिव परमिटिविटी लिखना पड़ेगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यूज़ किया है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिलेटिव परमिटिविटी, सिरामिक यूज़ किया है तो सिरामिक की रिलेटिव परमिटिविटी, सब ऑलरेडी मेंशन है आपके सारे बुक्स में। तो यहाँ पे सिलिकॉन की रिलेटिव परमिटिविटी को अगर मैं लिखूँ तो वो मात्र 3.9 होता है, ठीक है। तो ये मैंने एप्सिलॉन के बारे में बता दिया जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। Q जो है वो आपका चार्ज होता है, A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये वाला एरिया इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में, उसके बिल्कुल 90 डिग्री में जो भी एरिया किसी प्लेट का आता है, दैट एरिया इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसको हम हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया के रूप में लेते हैं, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है एक बार बताएंगे? यस, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलो क्लियर करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 3.9। तो 3.9 ये क्या चीज है? ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन की रिलेटिव परमिटिविटी। नोट्स बनाते रहेंगे आप लोग, है ना, नोट्स बनाते रहेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब ये जो W है ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये डोनर एटम के कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे जो ND आपने लिया है ना, ये जो P साइड लिया है, यहाँ पे आपने डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स दोनों से डोप किया है। ये जो डोनर एटम्स है इसको हम ND से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्सेप्टर एटम्स है इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोनर एटम्स का कंसंट्रेशन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने डोनर एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं,
और पर यूनिट वॉल्यूम कितने एक्सेप्टर एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ये आपको लेना पड़ेगा। तो इसको आपको लेना है। तो ये दोनों जो है वो डोनर एटम्स का कंसंट्रेशन और एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन है। और एट लास्ट ये जो जंक्शन वोल्टेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ये जो जंक्शन वोल्टेज है आपको ये देखना रहता है कि इसके जंक्शन में कितना वोल्टेज एक्सिस्ट कर रहा है। सर वोल्टेज कहाँ से आया? देखिए जहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन भी होता है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वोल्टेज भी है, और उस वोल्टेज को आप नेगेटिव में एक नेगेटिव टर्मिनल बना दो और पॉजिटिव में आप एक पॉजिटिव टर्मिनल बना दो, तो ये जो है ये वोल्टेज कहलाता है। ये नेगेटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये जो जंक्शन का एरिया है यहाँ पे एक वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, उसी को हम जंक्शन वोल्टेज बोलते हैं। और ये वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती या फिर घटती है डिपेंड अपन कि आपके पास अगर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, चार्ज की क्वांटिटी घटेगी तो वोल्टेज की क्वांटिटी भी घटेगी। सर ये वीडियो प्लेलिस्ट में रहेगी ना यूट्यूब पर? हाँ, अभी तो पहला लेक्चर लिया हो तो प्लेलिस्ट में एक ही लेक्चर आएगा, धीरे से प्लेलिस्ट बढ़ेगा, सभी लेक्चर्स लेंगे तो वो जो है आपका। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है आपका जंक्शन के एरिया में जो वोल्टेज आता है इसको हम लोग जंक्शन वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट जंक्शन वोल्टेज। ये जो जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू है ये बढ़ती है जब भी चार्ज की क्वांटिटी बढ़ता है। तो चार्ज की क्वांटिटी कब बढ़ती है? जब आप उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। जब आप उसको रिवर्स बायस करते हैं तो देखिए चार्ज की क्वांटिटी बढ़ी ना, प्लस चार्ज और बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। तो इनिशियली जो जंक्शन में वोल्टेज अवेलेबल होता है रिवर्स बायस करने से पहले उसको हम बिल्ट इन वोल्टेज VBI से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आप इसको रिवर्स बायस करते हैं तो आपकी चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो रिवर्स बायस करने से ये जंक्शन वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो जब भी आप रिवर्स बायस करते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रिवर्स बायस करने से व्हेन रिवर्स बायस, आज की क्लास ज़रूर से अटेंड करना क्योंकि आगे में जितने भी डायोड्स हैं उसमें हम लोग इतना सारा डिस्कस नहीं करेंगे। सो व्हेन रिवर्स बायस, जब भी आप रिवर्स बायस करते हैं तो आपका विड्थ जो है वो इंक्रीज होता है। विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन का वो तो मैंने विजुलाइज करा दिया, विड्थ इंक्रीज होता है तो आपके पास जो जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है। और वो वैल्यू आप बिल्ट इन वोल्टेज जो पहले से वोल्टेज अवेलेबल था। सर ये पहले वाला वोल्टेज कब आया था? जब आपने उसको कोई भी बायस नहीं रखा था और आपने उसको ओपन सर्किट कंडीशन में रखा था, तब भी आपके डायोड में एक वोल्टेज अवेलेबल होता है जंक्शन में। उस वोल्टेज को हम बिल्ट इन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बिल्ट इन वोल्टेज। बिल्ट इन वोल्टेज कितने लोगों को इसके बारे में पता है? हैंड रेस करेंगे फिर से, फटाक से हैंड रेस करेंगे कि सर ये भी हमको पता है। तो जब ओपन सर्किट होता है उस कंडीशन में बिल्ट इन वोल्टेज उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जब आप उसको रिवर्स बायस कर देते हैं तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव RVR ऐसा लिखते हैं, जिसकी वजह से आपका जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बढ़ के VBI प्लस VR इतना हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ जाती है। राइट, अगर जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो इसका इफेक्ट, ये जो वैल्यू है ये अगर इंक्रीज होता है तो इसका इफेक्ट किस में पड़ता है? इसका इफेक्ट आपके विड्थ में पड़ता है, विड्थ की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। अगर जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो विड्थ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी रिवर्स बायस करने से। मींस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। यस, राइट, वेरी नाइस। तो ये हो गया राजू की कहानी जो मैंने अभी अभी पढ़ी। उसने बिल्कुल सही बोला कि अगर आप कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय W होता है, लेकिन W तो डिपेंड करता है आपके रिवर्स बायस वोल्टेज पे। तो ये है रूट ओवर, लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर VBI प्लस VR पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? आपका विड्थ। इसका मतलब है ये जो कैपेसिटेंस है वो आपके रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो अगर मैं फाइनली यहाँ पे लिखूं तो आपको सारे फॉर्मूले के अनुसार ये दिख रहा होगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर VBI प्लस VR है। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया।
और इससे हमको ये पता चल गया कि भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो रिवर्स बायस वोल्टेज वैल्यू को चेंज करने से चेंज होगी, लेकिन घटेगी कि बढ़ेगी ये कोई बता सकता है क्या? ये घटेगी। अगर आपका रिवर्स बायस का वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज होता है तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। रिवर्स बायस का वोल्टेज इंक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा। सर ऐप प्लस में अच्छे से बताए हैं, हाँ ऐप में भी बताया हूँ और स्पेशल क्लास में फिर से बताया, ठीक है। जितनी बार पढ़ो उतना मजा आता है, मजेदार है सारा चीज, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू रिड्यूस होगी आपके रिवर्स बायस के वोल्टेज के इंक्रीज होने से। तो आप जब जब रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो इस बात को अगर हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक से ड्रॉ करें तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा ड्रॉ होगा? ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा कि आपके पास ये जो है ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट है मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगा, लीनियर तो चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक, इस कैरेक्टरिस्टिक को आपको समझने की नीड है कि अगर आप जीरो वोल्टेज रखते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सी मैक्स है। लेकिन आप अगर रिवर्स बायस की वोल्टेज को इंक्रीज करते रहेंगे नेगेटिव साइड में तो कैपेसिटेंस की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी और आपको सबसे मिनिमम कैपेसिटेंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। ये सबसे मिनिमम कैपेसिटेंस भी देखने को मिल जाएगा जो कि सी मिनिमम है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू पे आप कैपेसिटेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। तो जब आप जीरो वोल्टेज रखेंगे तब भी आपके पास कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिप्लीशन रीजन भी एग्जिस्ट करता है। तो जीरो वोल्टेज में आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा। तो ये हो गया एक वैरेक्टर डायोड की कहानी, क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर यस या फिर वैरेक्टर डायोड ये एक ऐसा चीज है जहां पे हमको वोल्टेज के अनुसार कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करनी होती है। लेकिन अगर एक नॉर्मल डायोड में करेंगे तब भी ऐसा दिखेगा। तो हम लोग स्पेशली कुछ डायोड्स को ऐसा बनाते हैं जो कि जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू वोल्टेज सेंसिटिव हो। अब ये कैसा चीज होता है? अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो मैंने आपको बोला था कि वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करता हूँ, ये मैंने वोल्टेज की वैल्यू को चेंज ले लिया, दैट इज डेल्टा वी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू में कितनी चेंजेस आई अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू में डेल्टा सी में इतना चेंजेस आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वोल्टेज की वैल्यू धीरे से इस तरफ बढ़ रहा है, नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप ज्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो स्पेशली आप एक डायोड को निर्माण कीजिए जिसको आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, ऐसा। अब आप देखिए कि उसी पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू जो चेंज हो रही है उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू में कितना बदलाव आ रहा है। इसको जरा सा आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा और सेंसिटिव बनाते हैं या। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू में कितना चेंजेस होगा। अगर आप सेंसिटिव बना देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना चेंजेस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेम वही दो वैल्यूज में अब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसमें चेंज जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है। डेल्टा सी की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। ये हम लोग रैंडमली बना रहे। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिख रहा होगा, दिस विल बी लार्जर देन दिस डिस्टेंस। तो ये जो मैंने दूसरा ड्रॉ किया है ये एक्चुअली एक वैरेक्टर डायोड का होता है क्योंकि उसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाता है। सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल चेंज इन वोल्टेज गिव्स लार्ज चेंज इन कैपेसिटेंस। अगर आप कैपेसिटेंस लार्ज बदलाव, बड़ी बदलाव देना चाहते हैं तो आपका वोल्टेज का वैल्यू अगर जरा सा भी चेंज हो, सेंसिटिव का मतलब वही होता है ना कि झंझनाहट, मतलब स्मॉल चेंज इन वोल्टेज गिव्स वेरी लार्ज चेंज इन कैपेसिटेंस। तो हम लोग एक वैरेक्टर डायोड को उसी तरीके से फ्रेम करते हैं। अब ये जो वैरेक्टर डायोड है इसका यूज जो है वो एक्चुअली में ट्यून्ड सर्किट में होता है। ट्यून्ड सर्किट में होता है। ट्यून्ड सर्किट का मतलब क्या है? एक ऐसा सर्किट जहां पे
हम लोग किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करने की कोशिश करते हैं। सर्किट इन विच, यहाँ पे लिख देते हैं ना, सर्किट इन विच वी रिसीव ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए हम लोग अगर कोई सर्किट डिज़ाइन करें तो उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, उस सर्किट को हम ट्यून्ड सर्किट बोलते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने ट्यून्ड सर्किट कई बार देखा होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपने ट्यून्ड सर्किट कई बार देखा होगा। ट्यून्ड सर्किट में हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास एक कैपेसिटर और उसके साथ पैरेलल में एक इंडक्टर। इसको हम रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं, एलसी सर्किट बोलते हैं, या ये जो है ये एलसी सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और इसकी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, और ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी में हमको गेन ज़्यादा मिलता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी at which we have maximum, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हमको गेन मिलता है, मैक्सिमम गेन मिलता है। तो ये गेन क्या चीज़ है? जैसे कि मान लीजिए आप कोई रेडियो पकड़े हैं, जो आमिर खान पकड़ा था, कौन सी मूवी में, ये आप बताएंगे। तो आप अगर रेडियो पकड़े हैं तो उस रेडियो में आप देखे होंगे दो नॉब रहते हैं, एक फाइन इन ट्यूनिंग का, एक कोर्स ट्यूनिंग का, ताकि आप एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को कैच कर सके। तो मान लीजिए आपने विविध भारती को कैच करके रखा हुआ है, तो आपके सिस्टम में सिर्फ विविध भारती सुनाई पड़ता है, क्योंकि आपने उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके रखा हुआ है। ठीक है, पीके मूवी में आपने उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके रखा हुआ है, इसलिए आपको उसके गाने सुनाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय रेडियो मिर्ची वाले गाना नहीं सुना रहे, वो भी सुना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय माई एफएम वाले शांत बैठे हुए, भाई विविध भारती का गाना चल रहा है इसलिए मैं अभी अपने गाने को ब्रॉडकास्ट नहीं करूंगा। अरे नहीं भाई, उसके भी गाने चल रहे, लेकिन आपको सिर्फ विविध भारती ही क्यों सुनाई पड़ रहा है, ये इसके पीछे रीजन है। क्योंकि आपका ये जो ट्यून्ड सर्किट है, जिसको एलसी सर्किट बोलते हैं, ये उसी फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड है जिस फ्रीक्वेंसी में विविध भारती के गाने आ रहे हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड होने का मतलब क्या है? ट्यून्ड होने का मतलब ये है कि आपके पास एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, इस ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर दिया और वाई एक्सिस में मैंने गेन लिख दिया। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है आउटपुट अपन इनपुट का रेशियो। हमको क्या चाहिए? हमको हमेशा आउटपुट की जरूरत पड़ती है, तो आउटपुट के लिए हमको गेन इनटू इनपुट करना पड़ेगा, ये आपको जरूरत है। तो जिस भी पर्टिकुलर सिग्नल का आउटपुट ज्यादा होगा वो पर्टिकुलर सिग्नल हमको सुनाई देगा। तो आउटपुट के ज्यादा होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गेन की वैल्यू को ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट तो सभी से बराबर आ रहा है। रेडियो मिर्ची वाले भी गाने गा रहे हैं, माई एफएम भी गाना गा रहा है, सभी गाना गा रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है? यहां पे एक रेजोनेंस कर्व में ड्रॉ करता हूं। इस कर्व के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। इस कर्व में ये जो सबसे ज्यादा गेन आपको जहां पे दिख रहा है ना, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और ये विविध भारती वाली है, जिसको हम 101 मेगाहर्ट्ज में रख दिए मान लीजिए। लेकिन इसके जस्ट पीछे एक और है जो कि 98 मेगाहर्ट्ज है, जो कि मान लीजिए आपके पास रेडियो मिर्ची का है। इसके आगे एक और है जो कि 105 मेगाहर्ट्ज है, जो मान लीजिए किसी और के लिए है। लेकिन आप 98 मेगाहर्ट्ज में गेन देखेंगे तो बहुत कम है। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आउटपुट बहुत कम आ रहा है आपके डिवाइस में, क्योंकि गेन कम है तो आउटपुट कम आ रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहा है आपके पर्टिकुलर रेडियो में, मतलब आपके रेडियो में इसकी आवाज बड़ी तेज सुनाई पड़ेगी। और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आपके पास गेन बहुत कम है, मतलब 105 में जो गाना गा रहा है वो आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि उसका आउटपुट ही कम हो गया, क्योंकि उसकी गेन ही कम हो गई।
तो हम क्या करते हैं, ये जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इससे इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तय कर लेते हैं। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। ये आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो ये जो आपका 101 वाला है ना, ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी में आपको गेन ज़्यादा मिल रहा है, बाकी फ्रीक्वेंसी में गेन कम मिल रहा है, इसलिए आपको बाकी फ्रीक्वेंसीज के गाने सुनाई नहीं पड़ रहे, लेकिन वो बच रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू को अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या होगा। सर कैपेसिटर की वैल्यू को अगर आप वेरी करते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटर या वेरेक्टर डायोड ले लूँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी को जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को मैं यहाँ पे एक रिवर्स बायस वोल्टेज लगा के, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से लगा के, अगर मैं इस वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करूं तो डेफिनेटली आपका इस कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। और अगर ये कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है तो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो ये पॉसिबल है कि अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो आपका यही रेजोनेंस कर्व एक और ड्रॉ हो सकता है, जो कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में 98 में शिफ्ट हो सकता है, या फिर 105 में भी आपका रेजोनेंस कर्व शिफ्ट हो सकता है। उस समय आपका विविध भारती नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि अब आपका गेन जो है 105 में शिफ्ट हो गया या फिर यहाँ शिफ्ट हो गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिवर्स बायस वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा और उससे आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो आपकी ट्यूनिंग कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, जिससे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में गेन की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो गाना आपको सुनाई देने लगेगा। अरिजीत सिंह का सपोज यहां लता मंगेशकर विविध भारती में गा रही है, अचानक आपको अरिजीत सिंह सुनाई पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि आमिर खान ने यहां से ट्यूनिंग किया और ट्यूनिंग करके इस कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर दिया, जिससे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई और एक नया गाना आपको सुनाई देने लगा। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो यू आर वेलकम, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखो, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत अच्छा कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छा करना है? यस। और आपके भी फोटोज़ जो है वो यहाँ पे आए, जो हम लिखे डेली शो करते हैं ना। रेडियो में बिग वाले स्विच से कैपेसिटेंस को चेंज करके किया जाता है। यस राजू, यू आर करेक्ट। अजब गजब कन्हैया, बहुत अच्छे सर। या सबको मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि अजब गजब कन्हैया हो, अमन वर्मा हो, या फिर मनोज हो, राजू हो, सबका फोटो जो है वो यहाँ पे लगे, जिसको मैं प्राउडली डेली यहाँ पे शो करूँ। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ। तो आपको क्या करना है, बस हमको फॉलो कीजिए और धीरे धीरे आपका नाम भी इन लिस्ट में लाने की कोशिश कीजिए, है ना। आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर से आएगा। तो अभी क्या चल रहा है पता है, फ्लैट 25% ऑफ एंड 15% प्राइस ड्रॉप चल रहा है, जो कि AEJ के कोर्सेज में है। आपको जस्ट ये GA1111 ये कोड यूज़ करना है।
है ना, GA1111 ये कोड यूज़ करना है और ज्वाइन करना है हमारे साथ, हमारे गाइडेंस में AE-JEE के क्लासेस या फिर SSC के क्लासेस, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड क्लासेस, जितने भी बैचेस क्लासेस अब तक हो चुकी है सभी का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चन ये बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम कल करेंगे, आज तो नहीं कर पाए क्योंकि आज थ्योरी में समय निकल गया। PDF मिल जाएंगे क्लास के बढ़िया तरीके से। आप मेरे अनअकैडमी के चैनल जो कि ग्रुप जो कि टेलीग्राम में है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। मेरा नाम है शिशिर दास, नाम की स्पेलिंग है SHISHIRDAS, और उसके साथ अनअकैडमी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, है ना। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 25% ऑफ और 15% प्राइस ड्रॉप जो कि SSC JEE ऑल स्टेट AE-JEE में हुआ है। उसके बाद देखिए आपको सिर्फ मात्र इतना पे करना है 6 मंथ के कोर्स के लिए, और 12 मंथ के लिए मात्र आपको इतना ही पे करना है। आप जब पेमेंट करते हैं तो GA1111 कोड यूज़ कर लेंगे, जिससे आप टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ पाएंगे, अलग अलग ब्रांचेस के, जिसमें से मैं भी, ठीक। और ये हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के फैकल्टी देखिए यहाँ पे मैं हूँ, राविंद्र सर है, प्रवीण सर है, पवन चंदानी सर है, रंजन सर है, शिवांगी गौतम मैडम है, दीपाली मिश्रा मैडम है। तो ये सभी के साथ आप जुड़ सकते हैं। 26 मई से क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल क्लासेस आपको मिल रहा है, तो आप इसका एडवांटेज लेंगे। झारखंड SSC JEE जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए खास बात यह है कि उनके एग्ज़ाम को पूरा कवर करने का प्लान अनअकैडमी ने दारोमदार ले लिया है। लैंग्वेज जो है वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। बैच स्टार्ट 26 मई से स्टार्ट हो चुका है, जिसका अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। बैच एंड डेट भी डिसाइडेड है, क्लास शेड्यूल भी मंडे टू फ्राइडे सब डिसाइडेड है, और ये क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो चुका है। क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 3 से 4 क्लासेस पर डे आपके रहेंगे। डेली क्लास ड्यूरेशन कितना रहेगा, 5 से 7 घंटे के बीच में। ये देखिए सभी क्लासेस जो है, जनरल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी यूटिलाइजेशन, जनरल स्टडीज़ में यहाँ पे कुछ जनरल स्टडीज़ मैं भी डील करने वाला हूँ, है ना। रंजन सर डील करने वाले हैं, श्रेयस अरविंद सर डील करने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए मैं भी डील करने वाला हूँ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मेजरमेंट, ये सब क्लासेस आपके ऑलरेडी कितने आवर्स के होंगे यहाँ पे देखिए पूरा मेंशन है। एक बार इस चार्ट को देख लेंगे ना, आपको ज़िंदगी में कैसे क्या कवर होगा ये सब पता चल जाएगा। कौन से मंथ में कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, ये भी क्लास का स्टार्ट डेट एंड डेट सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बेहतरीन एक स्ट्रक्चर्ड क्लास आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, हमारे साथ तैयारी स्टार्ट करनी है झारखंड SSC JEE एग्ज़ाम की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बना लेंगे और फिर से नेक्स्ट डाउट की ओर हम बढ़ के चले जाएंगे। तो आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके मुझसे बातें कर सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी को अजब गजब बनाने के लिए हम तैयार हैं। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है और हमसे जुड़ के रहना है, ठीक है। तो कल की क्लास ज़ीनर डायोड और टनल डायोड साइमल्टेनियसली हम लोग ले लेंगे। सर वैरेक्टर डायोड में कैपेसिटेंस का मान कितना होता होगा? कैपेसिटेंस तो बहुत कम होता है, ये 5 माइक्रोफेरेड है ना, ये या फिर 12 पिकोफेरेड ऐसा होता है। इससे हमको कैपेसिटेंस के मान से कुछ नहीं करना रहता है। एक्चुअली में हमको ये देखना रहता है कि वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया गया तो कैपेसिटेंस में कितना परिवर्तन आया। तो एक्चुअली ये वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर है। तो हमको दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली देखनी पड़ती है कि वोल्टेज में वेरिएशन करने से कैपेसिटेंस में कितना वेरिएशन हुआ। दिस इज द मेन उद्देश्य ऑफ वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पे मैंने बताया ना, ये जो मैंने लाइन खींचा ना, ये वाला वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर के लिए या फिर वेरी कैप के लिए है ना, ये स्पेशली बनाया गया। और ये जो लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक नॉर्मल डायोड के लिए है, जिसमें वोल्टेज की वेरिएशन करने से भी कैपेसिटेंस में उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। ये आपके पास एक नॉर्मल डायोड के लिए,
चलिए, मज़ा आया होगा क्लास में। अगर मज़ा आया तो लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर कहीं पे भी कुछ आपको लगता है कि मुझे सर से और सीखना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, आप वहाँ पे कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं जो आपके नॉलेज को बढ़ाए। और कल की टाइमिंग 11 बजे, डेली मैं आपको 11 बजे मिलूंगा, क्योंकि आज पहली क्लास थी तो थोड़ा सा टेक्निकल सेटिंग्स में मुझे समय लग गया, क्योंकि घर बैठे करना इंडिविजुअली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो थोड़ा सा समय लग गया। कल 11 बजे क्लास चालू हो जाएगी, आज 11:05-7 में क्लास चालू हुई थी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए आप अपना केयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।